ले भाई भाई चलो आगे देखो भाई। अपना आज टॉपिक चलेगा व्यतिकरण। अपना टॉपिक चलेगा, सुनो भाई अब बंद करो लिखना वगैरह बंद करो। व्यतिकरण। हालांकि इसमें से कुछ पोर्शन हटाया भी गया है, लेकिन देखो मैं इसको पूरा करवा रहा हूँ ताकि अपन रिस्क नहीं लेंगे इसमें से, क्योंकि उसमें से व्यतिकरण में से हटाया गया है कुछ थोड़ी सी चीजें, लेकिन अपन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे इस टॉपिक पर। और इस मैं तो कह रहा हूँ कि ये पार्ट में मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहूँगा, सारे टॉपिक्स कराऊंगा। एक विभेदन सीमा वाला थोड़ा सा हटवा देंगे, छोड़ देंगे, बाकी टॉपिक्स करवाएंगे। सुनोगे, सबसे पहले टॉपिक चलेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है भाई? अध्यारोपण का सिद्धांत सुनिए। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? हालांकि हम फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलॉम नियम वगैरह के बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत आता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आयाम और समान आवर्ती की हो और एक साथ एक दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, आपस में मिलती है, तो उनसे एक नई तरंग बनती है। दो या दो से अधिक तरंगे, उनका जिनका आयाम समान हो और जिनकी आवर्ती समान हो, एक समान दिशा में संचरित होते हुए आपस में क्या होती है? अध्यारोपित होती है, मतलब वो मिलती हैं, तो एक नई तरंग का निर्माण करती है। उस जो नई तरंग का जो निर्माण किया उसका जो विस्थापन है, नई तरंग का मान लो y है, विस्थापन कितना होगा y, वो अन्य सभी जो तरंगे होंगी उनका सबका परिणामी तरंगों का विस्थापनों का योग के बराबर होंगे। आवाज मतलब बोल दिया ना, बोलो बंद करने की वीडियो ठीक है। समझ में आया कि जब दो या दो से अधिक तरंगे जिनका आयाम समान और आवर्ती समान हो, ठीक, एक साथ एक दिशा में क्या होती है? वो संचरित करती है, अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण करती है। और उस नई तरंग का जो विस्थापन आएगा वो अन्य सभी जो तरंगे आएंगे उनके विस्थापनों के योग के बराबर होगा। ये आपका क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, इसको एक छोटा सा लिख लो, फिर व्यतिकरण स्टार्ट करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत हेडिंग दो आप लिखो। जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित का मतलब मिलती हैं आपस में, तो दो या दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिलती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हुई मिलती हैं, तो नई तरंग का निर्माण करती हैं, तो नई तरंग का निर्माण करती हैं, तो नई तरंग का निर्माण होता है, जिसका परिणामी विस्थापन, जिसका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के, अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के, जिसका विस्थापन, जिसका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब लिखो आप, ये लिख लो आप यहाँ से, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस, ये सूत्र लिख लो आप, पहले ये डब्बे में बंद है ना, ये लिखो। अब लिखो व्यतिकरण। अब देखो भाई व्यतिकरण क्या होता है? जब एक समान आवर्ती और जिसका आयाम लगभग समान एक साथ एक दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिलती है या अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। और वो जो नई तरंग का निर्माण होता है वो कहीं पर तो अधिकतम आती है और कहीं पर क्या आती है? न्यूनतम आती है। क्या कहलाता है आपका? व्यतिकरण। व्यतिकरण आपका तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है, पुनर्वितरण पर निर्भर करता है। समझो कि जब एक समान आवर्ती हो, लगभग आयाम समान हो, समझो ना,
दो या दो से अधिक तरंगें क्या होती है, एक ही समान दिशा में क्या होती है, संचरित होती है, आपस में मिलती है, तो नई तरंग का निर्माण। वो नई तरंग अलग अलग स्थानों पर कहीं पर तो अधिकतम हो जाती है, कहीं पर न्यूनतम। क्या कहलाता है, व्यतिकरण। दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। पहले व्यतिकरण लिखा दूं, फिर संपोषी विनाशी की बात करें। लिखो, जब एक समान आवर्ती व लगभग एक समान आयाम वाली आवर्ती जब एक समान आवर्ती व लगभग समान आयाम वाली दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। अध्यारोपित होती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। जिसकी तीव्रता, नई तरंग का निर्माण होता है जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम संचरित होती हुई एक साथ एक दिशा में संचरित होती हुई आपस अध्यारोप संचरित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। एक ही दिशा में संचरित होती हुई हाँ? एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो नई तरंग का निर्माण होता है। नई तरंग का निर्माण होता है जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम, कहीं पर न्यूनतम, होती है, तो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। हो गया। व्यतिकरण तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, न्यूनतम होता है, व्यतिकरण कहलाता है। अब देखो, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला देखो, संपोषी व्यतिकरण। देखो भाई, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण कि हालांकि संपोषी और विनाशी का आपके सिलेबस में मेंशन है कि ऐसा व्यतिकरण लिखा, सुन लो पहले। ऐसा व्यतिकरण, सुन लो भाई, ऐसा व्यतिकरण जिसकी तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित होती है, एक समान कला में मिलती है, वो क्या कहलाता है, आपका संपोषी व्यतिकरण। या फिर संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, इनका जो कलांतर होता है वो पाई का समगुणज या शून्य होता है। इनका जो कलांतर का मतलब दो कलाओं का अंतर, कला का मतलब कोई कोण, समझ रहे हो मेरी बात। वो कला आपकी क्या होती है भाई, समगुणज, किसकी, पाई की। मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, पाई का समगुणज होना चाहिए। क्या कहलाता है आपका, संपोषी व्यतिकरण। देखो, पाई बराबर होता है 2 पाई n, और ठीक है, लिखो, जब देखो ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक समान कला में, ऐसे व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित होती है, एक समान कला में अध्यारोपित होती है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। आगे देखो, इसमें संपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर संपोषी तरंगों के मध्य कलांतर संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता क्या होती है भाई, अधिकतम।
तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है जी। अब देखो पाई बराबर क्या होगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ये याद रखना है आपको, पाई बराबर 2 पाई एन होता है इसमें। क्यों? पाई का समगुणज है। एन बराबर 0 2 4 6 8 12 रखोगे तो यही तो आएगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। इसके बाद में पतांतर, पतांतर मतलब दो पदों का अंतर। पाई बराबर के एक्स होता है फॉर्मूला, याद रखना है। एक्स बराबर होता है पाई बटा के बराबर क्या फॉर्मूला याद रखोगे आप भाई, याद रखना पड़ेगा। के बराबर क्या रखोगे, 2 पाई बटा लैम्डा। फिर आपने x बराबर फाइव बटा के रखा है तो फाइव का मान तो ये रहा 2 पाई एन, 2 पाई एन, 2 पाई लैम्डा, तो 2 पाई तो ये रहा, नीचे लैम्डा आता तो ऊपर भेज दिया मैंने। 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बच गया एन लैम्डा। आई बात समझ में? आई बात समझ में भाई? बिल्कुल आपका ये सूत्र याद होना चाहिए। फिर अगर फाइव किसके समानुपाती है, x के, फाइव बराबर के x का मान, x क्या है पतांतर, दोनों का मान, k का मान ये होता है फाइव का, k का मान रख दिया यहाँ डाल दो। चालू करो, दूसरा आगे बताओ। चिल्ला रहे तेरा भी चिल्ला थोड़े यार। हाँ भाई हो गया। अब लिखो विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण डेफिनेशन आप खुद लिखोगे। क्या लिखोगे मुझे बताओ, कि ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे विपरीत कला में मिलती है, क्या कहलाता है विनाशी व्यतिकरण। ऐसी तरंगे जिनके मध्य जो कला होती है क्या होती है, पाई का फलन, पाई का विषम गुणन होता है। रोहित है अतुल कैसे है, पैदल तो टाइम का ध्यान नहीं था क्या तेरे को। पाई का विषम गुणज होता है। देखो संपोषित आपने लिख लिया, विनाशी खुद लिखना। कैसे लिखोगे सर, ऐसी तरह ऐसा व्यतिकरण जिसमें तरंगों के मध्य कलांतर क्या होता है, विपरीत होता है। उसमें तो समानता, बस एक शब्द जोड़ना है, विपरीत होता है। और कला मां पाई का समगुणज थी, यहाँ क्या होगी, सॉरी मां समगुणज थी, यहाँ विषम गुणज होगी। विषम गुणज मतलब पाई का विषम होगी। तो सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र क्या बन जाएगा, फाइव बराबर 2n प्लस 1 और 5, ये सूत्र बनेगा आपका 2n प्लस 1 पाई। कई बुक्स में माइनस भी होता है, माइनस भी होता है, गलत नहीं होगा ना। अब देखो यहाँ से, अब अपन पतांतर निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा पतांतर भाई साहब, पाई बराबर के एक्स, फाइव बटे के बराबर एक्स, ये लो साहब। अब हम के बराबर क्या होगा, 2 पाई बटे लैम्डा, मान रख दो भाई पाई का 2n प्लस 1 पाई 2 पाई, और ये नीचे लैम्डा था जो ऊपर गया, पाई से पाई गया, क्या बच गया 2n प्लस 1 लैम्डा बचा, एक्स बराबर। सही है भाई, सही है ना। देखो फाइव बराबर ये सूत्र था, फाइव बराबर के एक्स, एक्स का मान निकला फाइव बटे के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। फाइव की जगह 2n प्लस 1 पाई और के की जगह 2 पाई बटे लैम्डा आता ऊपर भेज दिया, पाई से पाई कट गया, ठीक। ये बता दो, जगह छोड़ दो, जगह छोड़, विनाशी व्यतिकरण लिख लो फटाफट, परिभाषा जल्दी। आधे रोहित ने यार, आधे जलेबी लाया था, मैंने तो वही था खाने वाला यार, बुलाओ उसको यार, फोन करो। हो गया, हो गया ना। अब लिखो नोट लगा के थोड़ा, व्यतिकरण की घटना, व्यतिकरण की घटना, नोट लगाओ,
व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला नोट लिखो, इसी में चलने दो। व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसमें आगे लिखो, व्यतिकरण में ऊर्जा का केवल पुनः वितरण होता है। व्यतिकरण में ऊर्जा का केवल पुनः वितरण होता है। अब लिखो व्यतिकरण की शर्त। बेटा बहुत बार आती है व्यतिकरण की शर्त, एग्जाम में आई हुई है कई बार। डायरेक्ट पूछता है व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण की कोई दो शर्त लिखो, एक नंबर में आ जाती है। व्यतिकरण की शर्त है, ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। हाँ व्यतिकरण की शर्त है। देखो भाई, इसमें शर्तों में कैसे लिखोगे, पहले सुन लो कि हमारी प्रकाश तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। ठीक, हमारी प्रकाश स्रोत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रकाश तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। दूसरी, आयाम समान। तीसरी, आवृत्ति समान। चौथे, इसके प्रकाश स्रोत पास पास होने चाहिए। और ऐसे भी लिख सकते हो, कला संबंध स्रोत इसके नियत होने चाहिए। ठीक, प्रकाश तरंगे, हाँ नहीं पहला पॉइंट, प्रकाश तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, प्रकाश तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। प्रकाश तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। दूसरा लिखो, तरंगों की आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। तीसरा लिखो, आयाम लगभग एक समान होना चाहिए। अगला लिखो, ये सारी शर्तें व्यतिकरण की परिभाषा की आ रही है। अगर आपको परिभाषा याद है तो शर्तें याद है। क्या बोला था, तरंगे एक समान होनी चाहिए, आयाम लगभग एक समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए। हाँ, तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। आगे लिख, तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। अगला लिख, प्रकाश स्रोत पास पास होने चाहिए। अब रेडी लगाओ, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, ये बहुत एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत पास पास होने चाहिए, तब यह दर्पण की घटना संभव होती नहीं होती। प्रकाश स्रोत पास पास। देखो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, इसमें देखो, माना दो कला संबंध स्रोत से, माना दो कला संबंध स्रोत से, माना दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली, माना दो कला संबंध स्रोत से उत्सर्जित होने वाली, माना दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों का विस्थापन समीकरण, प्रकाश तरंगों का विस्थापन समीकरण निम्न है। देखो भाई, पहली प्रकार में तो अब आपने लिख लिया ना, विस्थापन समीकरण, दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों का विस्थापन समीकरण निम्न है। प्रकाश तरंगों के विस्थापन समीकरण निम्न है, निम्न है। देखो पहली तरंग का समीकरण, दूसरी तरंग का समीकरण,
गाड़ी और लोड अभी चले आगे। एक मिनट दूसरी हो गया। अब सुनो, अब समझो इसको पूरे। अपने पास में 35 मिनट है, 35 मिनट के अंदर इसको 15 मिनट में समझना है, 15 मिनट में उतारना है इसको पूरे। देखो सुनो, आपके पास दो ये समीकरण थी, दो ध्यान से देना बेटा। अगर एक सेकंड में अगर आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया तो आपकी चीजें निकल जाएंगी आपके दिमाग से। तो आपने दोनों समीकरणों को फाड़ दिया, बिल्कुल आराम से समझा, इधर चल जाना। देखो दोनों समीकरणों को उठा के हमने यहाँ रख दिया y1 प्लस y2 में। तो देखो मैं बोलते जा रहा हूँ, एक एक नजर बिल्कुल ऊपर देखते जा रहा हूँ सब। देखो भाई यहाँ से देखो y1 y2 रखा था, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। फिर हमारा इसमें एक सूत्र लग रहा है मैथमेटिक्स का, sin a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b। a इसको मान लिया, b इसको मान लिया। अब देखो a1 sin ओमेगा t, ये प्लस का चिन्ह बीच में, प्लस a2 sin ओमेगा t cos फाइव प्लस cos ओमेगा t sin फाइव। सही है, आगे देखते जाओ। y1 बराबर a1 sin ओमेगा t प्लस a2 को पूरी समीकरण से गुणा कर दिया मैंने, ये सारी समीकरण आ गई। अब देखो मैंने यहाँ से sin ओमेगा t कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a1 दर प्लस cos फाइव बचा। यहाँ से मैंने इनको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, पहले a2 sin फाइव को एक साथ लिख दिया, cos ओमेगा t को एक साथ लिख दिया। कोई दिक्कत? आगे पीछे लिख सकते हैं, गुणा में दोनों समीकरण। अब देखो मैंने क्या माना है, मैंने माना a1 प्लस a2 cos फाइव, इसको माना r cos थीटा, a2 sin थीटा को माना मैंने r sin थीटा। 5 और 6 होगी। अब देखो 5 और 6 के मान वापिस मैंने यहाँ पुट कर दिए, तो r cos थीटा तो sin ओमेगा t, तो ये रहा। यहाँ क्या रख दिया हमने, इसकी जगह r cos थीटा sin ओमेगा t प्लस ये a2 sin फाइव की जगह क्या, sin फाइव की जगह क्या रख दिया मैंने, sin फाइव की जगह r sin थीटा, ये रहा, और cos ओमेगा t cos ओमेगा t। कोई दिक्कत? चले यहाँ से आगे। अब देखो यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, क्या बन गया, मैंने ये लिख दिया पहले sin ओमेगा t cos फाइव, sin ओमेगा t cos थीटा, हाँ सही है, sin ओमेगा t cos थीटा प्लस cos ओमेगा t sin थीटा। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा, y बराबर, यहाँ एक फॉर्मूला बन गया बेटा, ये पूरा एक फॉर्मूला किसका, sin a प्लस बी का। देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ r sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये किसका काम कर रहा है, a और b का। कोड देख लो, sin a cos b cos a sin b। सही है। यहाँ परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है, अतः r क्या है, परिणामी तरंग का आयाम। आयाम क्या है, तरंग का अधिकतम मान। अब देखो यहाँ से 5 और 6 का वर्ग कर दो दोनों का और जोड़ दो, तो 5 और 6 का वर्ग a1 प्लस a2 cos फाइव का होल स्क्वायर, ये रहा, प्लस a2 sin फाइव का होल स्क्वायर, a2 sin फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर, क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये रहा आर स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया पूरी आ गया। यहाँ से क्या बन गया, ये समीकरण सब सभी का 1, ये बच गया आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। अब देखो यहाँ भी एक चीज बन गई, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया बेटा, मैं गोला बना रहा हूँ, ये रहा, और गोला बना दिया, ये रहा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a2 स्क्वायर, क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, क्या होगा जब 1। ठीक है, मैंने क्या बता दिया इसमें, नहीं मान रहे, रे हैं, चल अब आगे देखो, यहाँ तक समझ, ये समझ में आ गया था, ये कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। ठीक है, अब देखो बेटा, ये वर्ग खोल दो r का, तो ये पूरे में वर्ग चले जाएगा। ये परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण आता है, परिणामी तरंग का आयाम का समीकरण। अब देखो समीकरण 6 में 5 का भाग दो, 6 में 5 का भाग, r cos थीटा भाग r sin थीटा बराबर a2 sin फाइव बटा a1 प्लस a2 cos फाइव। r से r कट गया, क्या हो गया, sin बटा cos tan थीटा हो गया, बराबर यही डेरिवेशन है पूरी फिजिक्स साइड फिजिक्स का सबसे बड़ा, कि a2 sin फाइव बटा a1 प्लस a2 cos फाइव। ये अपने किसका हो गया, प्रकाश तरंग की तीव्रता का, ये कलांतर का, कला का समीकरण हो गया, प्रकाश तरंग की कला का। अब देखो प्रकाश तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो प्रकाश तरंग की तीव्रता को किससे दर्शाया, आई से। आयाम क्या था, आई आर, ये इसके समानुपाती हो गया। समानुपाती अच्छी घटाया के आर स्क्वायर आ गया। ध्यान समझना इस लाइन को, यहाँ से बच्चे गड़बड़ करते हैं। आर का मान समीकरण है, यहाँ से आर का मान उठा के यहाँ रख दिया, ये लिख दिया। इसको कैसे गुणा कर दिया मैंने, पूरी को ये लिख दी,
अब देखो पहली तरंग की तीव्रता I1 बराबर मैंने क्या लिख दिया k A1 स्क्वायर लिख दिया, दोनों तरफ मैंने वर्ग अंडर रूट ले लिया, तो यहाँ भी अंडर रूट आया, यहाँ भी अंडर रूट आया, लेकिन यहाँ अंडर रूट आएगा तो स्क्वायर से कट जाएगा, A1 आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, दोनों तरफ वर्ग लूंगा ना, इसका अंडर रूट तो कट जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, अब दूसरी तरंग की तीव्रता भी इस प्रकार ही हो जाएगी, I2 बराबर अंडर रूट k A2 हो जाएगी। अब इन दोनों तीनों मानों को उठा के यहाँ रख दो, तो k1 A1 स्क्वायर की जगह क्या रख दिया हमने I1, इसकी जगह क्या रख दिया I2 प्लस 2 अंडर रूट k A1 अंडर रूट k A2 कोस पाई। सही है, अब क्या बनेगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2। अब देखो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना भाई, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 लिख दिया मैंने दोनों को। अगर अब दोनों को गुणा करूंगा तो I1 I2 तो आएगा, गुणा करूंगा तो I1 I2 और I1 I2 है अपने पास। देखो अंडर रूट I1 अंडर रूट k Y1 अंडर रूट I2 अंडर रूट k, इन दोनों का मान यहाँ इसको लिखा है मैं। समझ गए, ये समझ गए ना भाई, पहली तरंग की तीव्रता का मान यहाँ से उठाकर ये रहा I1, दूसरी को उठाकर ये रहा मान उठा के ये रहा, फिर हमने अंडर रूट k A1 k A2, a के ऊपर k नहीं, अंडर रूट नहीं है, उसका अंडर रूट I1 I2 रख दिया। कोई दिक्कत, सही है यहाँ तक? चलो आगे अमृता, अब देखो r बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस पाई। कहाँ से आया हमारे साथ समीकरण, ये रहा, थीटा का मान ये रहा, तीनों समीकरण तीनों सूत्र मैंने एक जगह लिख दिए, अगर न्यूमेरिकल में काम आ सकते हैं, एक साथ लिख दिया मैंने सूत्र। क्यों लिखे हैं अभी देखो, तुमको पता लगेगा क्यों लिखे हैं मैंने। अब मैंने स्थिति लगाई संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण में फाई बराबर 2n पाई, n का मान कितना लिख दिया मैंने, ये लो, कोस फाई का मान कितना आ गया मैंने 1। क्यों भाई, कोस फाई का मान 1 आया और साइन फाई का मान कितना आया 0। क्यों लिखा, क्योंकि फाई का मान मैं कितना रख रहा हूँ पाई। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कोस देखो, अब इस सूत्र पे आ जाओ, यहाँ पे अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस फाई, कोस फाई कितना लिख रहे हैं अपन, अरे भाई इसका मान कितना रखो, सबसे पहले 0 रखो आप, तो कोस 0 का मान कितना होगा 1 और साइन 0 का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, सबसे पहले पहली समीकरण उठाई हमने ये वाली, r का मान निकाला, तो देखो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 और कोस फाई की जगह 0, कोस 0 का मान 1, अंदर क्या बच गया A1 A2 प्लस 2A1 A2, कोस तो हट गया, तो ये किसका स्क्वायर बच रहा है, अंडर रूट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बच रहा है ना। अब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, r बराबर A1 प्लस A2, क्यों, ये वर्ग है, ये अंडर रूट हट जाएगा, A1 प्लस, ये अधिकतम मान आया। ठीक, अब देखो उसी थीटा में रखोगे तो साइन 5 जगह रख दिया आपने 0, पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, पूरा 0 होने पर ये क्या आ गया 0। आई में देखो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई, कोस फाई की जगह क्या हो गया 0 1, भाई फाई का मान क्या हो जाएगा आपका 1। तो देखो अब सुनना ये लाइन को, ये लाइन समझ में नहीं आती है जब तक, यहाँ क्या हो गया, ये तो पूरा क्या हो गया अपना 1, यहाँ क्या बचा I1 I2 2i अंडर रूट I1 I2 अंडर रूट, यही बचा। मैं इसको इसका होल स्क्वायर बढ़ाने के लिए क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई, अंडर रूट का I1 का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, I1 ही तो आएगा भाई, ये स्क्वायर कर रहा हूँ ना मैं, अगर इन दोनों में से ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर, तो ये I1 ही तो आएगा, यहाँ भी I2 का अंडर रूट का स्क्वायर कर रहा हूँ तो यही आएगा, आएगा नहीं आएगा, 2I1 I2 कोस फाई, फाई बराबर 0 तो 1, तो ये अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर बच गया, नहीं बच गया, खोल के देख लो, अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 आ गया नहीं आ गया, ये अधिकतम मान आ गया। अब देखो यहाँ ये रहा विनाशी व्यतिकरण 2n प्लस 1 पाई, अब हमने मान रखा फाई बराबर पाई, भाई संपोषी तो समगुणज होता है, शून्यकालांतर होता है, पाई का समगुणज होता है, विनाशी व्यतिकरण पाई का भी समगुणज होता है, तो कोस फाई का मान तो कितना आता है -1 और साइन फाई का मान कितना आता है 0। तो वापिस उसी, अब देखो किसी के याद नहीं रहे ना ये चीज विनाशी वाला, तो संपोषी का यूं का यूं याद रख लेना, या माइनस कर देना बस बीच में, या माइनस, बस देखो A1 A2, क्यों, क्योंकि देखो इस सूत्र पे आओ वापिस से, यहाँ कोस फाई का मान होगा माइनस आएगा, तो ये किसका बन जाएगा A1 प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 अंडर रूट I1 का, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस वाला, थीटा वही 0 आ जाएगा। फिर जब दोनों तरंगों का आयाम समान हो, A1 A2 बराबर A हो, ये आप खुद करोगे इधर, मैंने सोल्यूशन कर दिया, कैसे, A1 A2 यहाँ ये सूत्र था ये वाला, इसमें A1 A2 मुझे क्या करना है, हमको A रखना है, तो देखो A स्क्वायर 2A स्क्वायर कोस पाई, तो A स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस कोस पाई,
1 प्लस कोस पाई का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर 5/2। फिर ये 2 को ए स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 का 2 ए स्क्वायर का ए कोस स्क्वायर का कोस। ऐसे ही टेन थीटा में ए साइन फाई बटा ए प्लस कोस पाई, ए कॉमन लो कट जाएगा। अब ये साइन फाई का एक सूत्र चलता है साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। तो साइन फाई का 2 साइन फाई बटा 2 कोस फाई बटा 2, नीचे 1 प्लस कोस फाई जगह 2 कोस स्क्वायर 5/2। टेन थीटा बराबर टेन फाई बटा 2, टेन से टेन कट गया थीटा बराबर। ठीक है, 15 मिनट लगे थे इसमें। सोचो एक क्लास का मैटर होता अगर नहीं करवाते। उतार लो भाई। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे फिर, है ना। हालांकि 30 मिनट में अपन ने काफी कुछ करवा दिया। अगर इसको लिखते नहीं तो क्या 30 मिनट में हो जाता क्या टॉपिक अपना आज? है अरे वैरू हो जाता क्या? कितने मिनट में होता फिर वैरू? 2 क्लास का था कि नहीं था? 2 3 2 लगती थी तो हमें याद आ जाता। डालो भाई आराम से ना, अच्छे से करके जाना इसको। बहुत अच्छे से टॉपिक मैंने एक एक लाइन टू लाइन समझाया आपको। ठीक।